हाय फ्रेंड्स, वक्त आ गया एक और नया रिपोर्ट कार्ड देने का। और ये वो वाला ब्रांड है जिसका आपने बहुत सारे अखबारों में पिछले साल एड्स देखे होंगे जिनने कहा था हम भारत के नंबर 1 ब्रांड हैं। क्या इस साल भी वो भारत के नंबर 1 ब्रांड है कि नहीं? समझ ही गए होंगे मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi का। और यहाँ जो रिपोर्ट कार्ड हम आपको देने वाले हैं उसमें आपको Xiaomi और उनका जो सब ब्रांड है पोको, उनका कॉम्बिनेशन नंबर्स देंगे, उनका कॉम्बिनेशन में लेखा जोखा देंगे कि उन्होंने कहाँ किया अच्छा, कहाँ किया बुरा। तो और उसमें मेरा साथ देंगे अजय और अभिषेक। सबसे पहले तो नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए कुछ नंबर्स होते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में कि अच्छा ठीक है इतना काम किया। तो यहाँ बात करें तो इस साल उन लोग ने जो Xiaomi ब्रांडेड फोन्स लॉन्च हुए थे वो हुए थे 16 और जो टोटल सब वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर लें तो वो बन के आता है 26। पोको ने लॉन्च किए 10 और जो सब वेरिएंट्स इंक्लूड कर लें तो नंबर आता है 16। ये काफी इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है, लेकिन पिछले साल की तरह जो अपने बाकी फोन ब्रांड्स में भी देख रहे हैं इस साल इनके भी वेरिएंट्स कम और मॉडल्स भी कम। आपके हिसाब से अजय इन लोगों ने कहां पर बाजी मारी इस साल? इन्होंने बाजी मारी सबसे पहले ये पोर्टफोलियो करेक्ट किया। पोर्टफोलियो इनका लास्ट ईयर इन्होंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो कर दिया था, ये सब कुछ करना चाहते थे जी। नीचे से लेकर ऊपर तक इन्होंने अपने आप को कोशिश की थी कि सैमसंग की तरह से पोजीशन कर पाए कि नीचे से और सैमसंग से थोड़ा नीचे और सैमसंग के फोन तक नहीं, बट सैमसंग के 70-80 हज़ार रुपए के फोन तक अब 7,000 से 70,000 में प्ले करना है जी। वो उनको आई थिंक रियलाइज हुआ कि उसके लिए कई सारे मॉडल लाने पड़ते हैं जब आप इतने थे, और जब जितने मॉडल आएंगे उसके वेरियंट्स में आते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये इतना प्रोडक्ट रेंज ला के उस प्रोडक्ट को फेज आउट करना और नए प्रोडक्ट को फेज इन करना और उसके बाद में चैनल के इश्यूज को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया और जो दिख रहा है आपके इस रिपोर्ट कार्ड में, अपने पोर्टफोलियो को करेक्ट किया, इसलिए आपको मॉडल्स कम दिख रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी जो थी उनकी करेक्ट स्ट्रेटजी। यहाँ तक मैं उनकी स्ट्रेटजी से एग्री करता हूँ जो किया। यानी कि पिछले साल तक ये T20 मोड पे काम कर रहे थे, आए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, और इस साल थोड़ा सा आपको ये वनडे या टेस्ट मैच वाली फीलिंग आ रही थी कि थोड़ा प्लान आउट कर रहे थे। लेकिन ये बात थोड़ी सही लग रही है क्योंकि अगर हम इनका इस साल में डिवाइस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अंडर 15K में उन्होंने 14 डिवाइसेस लॉन्च किए, Xiaomi ब्रांडेड डिवाइसेस। अंडर 25K में 6 डिवाइसेस, अंडर 35 में 5 डिवाइसेस और अबव 51। और वहीं अगर हम पोको की बात कर लें, पोको ने अंडर 15K 10 डिवाइसेस लॉन्च की, अंडर 25K 4 डिवाइसेस और अंडर 35 2 डिवाइसेस। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो उन्हें एक एफर्ट मारा था कि अपर रेंज में जाने का, लोगों को दिखाने के लिए कि हम प्रीमियम डिवाइसेस भी लॉन्च कर सकते हैं, इस साल वहां पर थोड़ा मिसिंग इन एक्शन लग रहे थे। वो तो बहुत क्लियर है, वो तो टोटली मिसिंग इन एक्शन है। क्योंकि आप देखिए पहले 2 क्वार्टर में तो कुछ खास ऐसा मूवमेंट हुआ नहीं था। थर्ड क्वार्टर के अंदर जब ये Redmi 12 लेके आया था जी, तब थोड़ा 5G, तब थोड़ी सी हलचल उन्होंने क्रिएट की। और वो गेम किस पे खेला था? वो गेम था पूरा प्राइस के जी। 12-13 हज़ार से फोन उन्होंने लॉन्च किया उसमें। तो वापस वो अपने स्ट्रेंथ पर लौट के आए और उनका स्ट्रेंथ था कम प्राइस के डिवाइस एंड वॉल्यूम्स। तो आई थिंक उन्होंने बीच में स्ट्रेटजी कोशिश की अपने आप को सैमसंग की तरह पोजीशन करने की, वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने वो वापस अपने बैक टू स्क्वायर वन गए, जहां उनका सक्सेस स्टोरी थी कि हम अपना जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे प्ले करते हैं। और हमारा स्ट्रेंथ क्या है कि ट्राई एंड ब्रिंग जो सबसे सस्ता, उस मतलब बोलते हैं इसको कि बजट करके एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस करके लेके आए और वहाँ उनको सक्सेस दिख गया। अब इसका एक नेगेटिव ये भी है कि जब आप अपने आप को ऐसा पोजीशन कर देते हैं तो आपके लिए जो प्रीमियमाइजेशन जो लोग दुनिया में बात कर रहे हैं आजकल, और खासकर इंडिया में, तो ये प्रीमियमाइजेशन एक्सरसाइज और डिफिकल्ट होती जाएगी। तो ये पॉजिटिव इनको ये मिल गया कि इनको इमीडिएट वॉल्यूम नंबर्स मिल गए और विद 13 के बाद और मिलेंगे जी, फिलहाल मिलेंगे क्योंकि 5G माइग्रेशन है, अभी मिलेंगे। अभी शुरू में जब भी माइग्रेशन होता है तो लोग पहले प्राइस के बेस पे माइग्रेशन करते हैं, उसके बाद में धीमे धीमे फिर सैचुरेशन हो जाता है तब जाके प्राइस उठनी शुरू होती है, फीचर्स इंप्रूव होते हैं, प्राइस उठनी शुरू होती है। तो आई थिंक यहाँ तक तो इन्होंने बाजी मार ली है मेरे हिसाब से। बट इन्होंने एक थोड़ा सा कोलैटरल डैमेज मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन के ऊपर, कि इनडायरेक्टली मार्केट में ये मैसेज जा सकता है कि Xiaomi जिसको बोलते हैं हम प्राइस डिस्ट्रप्शन कैपेबिलिटी ये ब्रांड है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि कोई फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करना है या कोई मिड प्रीमियम में अच्छा डिवाइस लॉन्च करना है, उधर उनको ओप्पो वीवो के साथ कोई डायरेक्ट वो कन्फ्रंटेशन के अभी पोजीशन पर नहीं है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने अपने आप को एक पोजीशनिंग अलग लेने की कोशिश की, जो अपना स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे खेलना है। पहले एक बार वॉल्यूम बना लेते हैं
यानी कि फिर से पुरानी वाली स्ट्रेटजी में चले गए, जो उनका प्लस पॉइंट था कि बजट मिड बजट रेंज, वहां पर अपने आप को मजबूत करें, और जब यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, रेवेन्यू के मामले में पैसा अंदर आना चाहिए ना, जब पैसा अच्छे से आ जाएगा, रेवेन्यू चमकेगा, तो फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अभिषेक, आपको क्या लगता है इस साल का प्लस पॉइंट क्या रहा था? इस साल का प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से ये था कि पोको सामने आया काफी अच्छे फोन्स के साथ। पोको F5 आया एंड पोको M6 Pro 5G आया, वन ऑफ द चीपेस्ट 5G फोन्स था आपने उसका टाइम का। तो पोको में इस साल मेरे को लगा कि पोको ने काफी अच्छा करा। बिल्कुल, पोको ने प्रोडक्ट्स अच्छे लाए, वैल्यू फॉर मनी जैसे आपने बताया वो लाया, और उसके अलावा एक चीज इंटरेस्टिंग लग रही थी कि जो पोको के डिवाइस जो लॉन्च हो रहे थे ज्यादा कैनिबलाइज नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, डिफरेंशिएटिंग डिवाइसेस लग रही थी। उससे क्या हो रहा था कि अगर मैंने 1 महीने पहले फोन लिया या 3 महीने के बाद कोई नया फोन लिया था, मुझे इतना दुख नहीं होता था कि यार मैंने वेट क्यों नहीं किया। इसके अलावा अभिषेक, इस साल उनका मिसेस क्या लग रहे थे आपको? मिसेस मेरे को ये लग रहे थे कि अपर मिड रेंज में थोड़े कम मॉडल्स थे, जो OnePlus 11 आ रही है, iQOO Neo 7 Pro की रेंज के जो फोन्स थे वहाँ पे थोड़ी मेरे को कमी लगी। हाँ, पोको का F5 था, बट वहाँ थोड़े अगर और मॉडल्स होते, थोड़ा और कंपटीशन होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन साथ ही साथ उन लोग के इस साल बहुत सारे Xiaomi में खासकर देखने को दिखा कि बहुत सारे जो पोको में डिवाइस थे वो Xiaomi में आ रहे थे, या Xiaomi वाले पोको में आ रहे थे, किसमें क्या हो रहा था? रीब्रांडेड फोन्स आ रहे थे काफी। रेडमी भी कुछ फोन्स आई गेस पोको की रीब्रांड कर रहा था, एंड उससे ज्यादा बड़ा एक और इशू ये था कि रेडमी कुछ टाइम बाद ही नए वेरिएंट्स लॉन्च कर रहा था पुराने मॉडल्स जी। तो जो जिस कस्टमर ने पहली बार अगर कुछ नया लिया है तो उसके लिए ऑप्शंस कम थे। राइट, यानी कि जिस दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे उस दिन अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे कि इसका ये वेरिएंट भी आ सकता है, कुछ आ सकता है, ताकि कंज्यूमर अपना दिमाग सेट कर ले कि मुझे लेना कौन सा है। क्योंकि 2 महीने के बाद पता लगता है कि एक और वेरिएंट आ रहा है, डिफरेंस 1000 रुपए की है, मिल क्या रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी मिल रही है। ऐसे में कंज्यूमर को ये लग सकता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, पहली बार में पूरी खुल के चीजें नहीं बोलते। लेकिन अजय, आपको क्या लगता है इस साल मनु जैन के जाने का कुछ इम्पैक्ट भी आपको नजर आ रहा है Xiaomi पे, लीडरशिप और या मैनेजमेंट में? नहीं, आई थिंक जो इम्पैक्ट था वो हो चुका जी। वो 2022 और आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में वो इम्पैक्ट जितना होना था वो हो चुका जी। आई थिंक अब काफ़ी कंसोलिडेशन स्टेज में आ गए हैं जी। टीम का मेरे को जो लगता है फील्ड से कि काफ़ी एक्टिव हो रही है फील्ड के अंदर भी। ऑफलाइन पे जो इनका फोकस नहीं था टाइम के ऊपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस बन गया है, और रिटेल कनेक्ट इनका पहले से बहुत इम्प्रूव हो, अपना रिटेल कनेक्ट बहुत इम्प्रूव कर लिया लोगों ने। तो अब मुझे लगता है कि अब ये कंपनी एक जो आम कंपनी होती है जहाँ एक टीम ड्राइव करती है कंपनी को, ये उस स्टेटस तक अब ये पहुँच गए हैं कि अब ये जो शेडो थी मनु जैन की, जो जिस शेडो में शायद ये उभर के बाहर नहीं आ पाए, बनियान ट्री इफेक्ट खत्म होते नजर आ रहा है। अब बनियान ट्री के नीचे जैसे होता है कि कोई भी चीज पनपती नहीं है, अगर बनियान ट्री है उसके नीचे आप कोई भी बीज लगा दीजिए, खत्म, खलास। यहाँ पर वो उस शैडो से बाहर निकलते एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो आइडेंटिटी बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन कोशिश तो जारी है। लेकिन फिलहाल अब सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में बात करते हैं कि टॉप 3 डिवाइसेस के। अभिषेक, नंबर 3 पे कौन सी डिवाइस रहेगी? Redmi 12 5G। क्यों? अच्छा फोन था, वही वन ऑफ द चीपेस्ट 5G फोन था जी, एंड उसके बाद पोको ने उससे और सस्ते में निकाला, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा था। बिल्कुल। इस साल उन लोग ने जो उनको चीपेस्ट टैग वाला गेम होता था, जो हम पहले देखते थे कि सबसे चीपेस्ट लॉन्च करते हैं, इस साल फिर से वो नजर आता हुआ दिख रहा था हमें। उसके अलावा नंबर 2 पे कौन सी डिवाइस होगी? Xiaomi 13 Pro, Xiaomi का सिर्फ एक अकेला लौता फ्लैगशिप जी। इस साल का। अच्छा फोन था, काफी जगह compete कर रहा था, एंड मजा आता है अगर फ्लैगशिप्स और देखे तो Xiaomi की तरफ से। राइट। और अगर बात कर लेंगे नंबर 1 पे कौन था, तो इसमें कोई पोको का डिवाइस आने वाला है कि नहीं? क्योंकि हमने तो बोला था कि पोको की वजह से उनकी काफी तारीफ की थी, पोको है कि नहीं है? पोको का S5 जो बहुत अच्छा फोन था, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 था उसके अंदर, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सॉफ्टवेयर पे भी फोकस अच्छा था और प्राइसिंग बहुत अच्छी थी फोन की। राइट। सो चलते अजय, ये बताइए कि आपको नेक्स्ट ईयर क्या लगता है कि Xiaomi पोको कॉम्बिनेशन कुछ डिस्ट्रप्टिव चीजें कर सकता है मार्केट में, या आपको लगता है कि जो भी कर रहा है वही करता रहेगा, जो कर रहे हो करते रहो? मेरे हिसाब से फिलहाल तो अभी तो कंसोलिडेशन स्टेज पे है, जस्ट 3 मंथ्स जब से इन्होंने ये चेंजेस किए हैं जी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी कंसोलिडेशन ही रहेगा, बट जैसा हमने देखा
आई थिंक पोको जो मेजर ग्रोथ दिखी है, अगर आप टोटल Xiaomi और पोको कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पोको ने ही एक ड्राइव दिया है इस ब्रांड को, एक्चुअली काफी ड्राइव किया, काफी हद तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कम खाओ पर गम मत खाओ, यानी कि जहां हो जैसा कर रहे हो खुश रहो, अच्छी चीजें लाओ, कंट्रोवर्सियों पे मत पड़ो, क्योंकि इनका कंट्रोवर्सी से दामन बहुत मैच करता रहता है, जल्दी जल्दी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं और कंज्यूमर्स के लिए कुछ बेटर ऑप्शन देंगे। बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलेंगे एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको मालूम है क्या करना है, कमेंट्स में लिख डालिए।